कलेक्टर साहब छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। सादे कपड़ों में वे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक चेकपोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। पुलिसकर्मियों ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। पुलिसकर्मी ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा। हाँ, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 1000 दे दो। ये सुनकर कलेक्टर साहब चुपचाप पूरी घटना देख रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तक मैंने सिर्फ 1 रुपये ही कमाया है, मैं आपको कहाँ से पैसा दूँ। पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वो पैसा कहाँ गया, उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान कलेक्टर साहब, जो ऑटो के पीछे बैठे थे, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे। जब पुलिसकर्मी ऑटो रिक्शा वाले पर रौब डालने और डराने की कोशिश करने लगा तो कलेक्टर साहब उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगे। जब पुलिस वाला उल्टा सीधा बोलने लगा तो कलेक्टर साहब को गुस्सा आ गया। कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहते हैं, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर किसने लगाई है, तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, यह कोई तरीका है, इस तरीके से किसी से बात करते हो। पुलिस वाले को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रहा है, इसलिए पुलिस वाला कलेक्टर साहब को गाली देने लगा और उल्टा सीधा बोलने लगा। उसने उनका कॉलर पकड़कर ऑटो से बाहर निकाला और एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ हुआ वह आप सोच भी नहीं सकते। जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस वाला कलेक्टर साहब और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करके अपने थाने ले जाता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब अपनी पहचान नहीं बताते और यह नहीं कहते कि वह कलेक्टर हैं। लेकिन दोस्तों, उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरे थाने में हंगामा मच गया। जो ऑटो रिक्शा वाला था उसकी भी पैरों तले जमीन खिसक गई, साथ ही उस सिपाही के साथ जो इन दोनों को गिरफ्तार करके लाया था। कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना बेहद दिलचस्प है, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाते रहेंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की है। जो कलेक्टर साहब थे उनका नाम अजय प्रताप सिंह था। अजय प्रताप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी रही। आज से 10 साल पहले उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। उस समय साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने जाया करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद बमुश्किल 200 से 400 कमा पाते थे। इन्हीं पैसों से वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे और अपने माता पिता व परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी यह मेहनत और संघर्ष ही उनकी सफलता की नींव बनी। दोस्तों, उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी जिंदगी से हार चुके थे। वह चाहते थे कि वह अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बने ताकि किसी के सामने उन्हें झुकना ना पड़े। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, गालियां देकर और अपमानजनक बातें बोलकर चले जाते थे और फालतू में पैसा मांगते हैं। कलेक्टर साहब ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। वह जानते थे कि भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है, लेकिन ये देखने का मौका उन्हें पहली बार मिला था। वह ऑटो वाले से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मुझे आगे ले चलो, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। ऑटो वाला थोड़ा घबराता है, लेकिन कलेक्टर साहब की बात मानकर आगे बढ़ जाता है। चेक पोस्ट पर पहुंचते ही एक पुलिस वाला ऑटो को रोक लेता है और गुस्से से कहता है, कहाँ जा रहे हो, कागज दिखाओ। ऑटो वाला विनम्रता से अपने सारे कागज निकाल कर दिखा देता है। पुलिस वाला उन्हें ध्यान से देखता है, फिर भी बहाना बनाकर कहता है, इंश्योरेंस की कॉपी पुरानी लग रही है, इसका चालान कटेगा। ऑटो वाला डरते हुए जवाब देता है, साहब ये तो बिल्कुल सही है, देखिए अभी 1 महीने पहले ही रिन्यू करवाया था। लेकिन पुलिस वाला जिद पकड़ लेता है और कहता है, बिना चालान कटे नहीं जाने दूंगा, या फिर कुछ सुविधा शुल्क दे दो, काम खत्म। ये सुनकर कलेक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वह शांत स्वर में पूछते हैं, कितना चालान कटेगा। पुलिस वाला बिना सोचे जवाब देता है, कम से कम 2000 का तो कटेगा ही। कलेक्टर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, कटवा दो चालान। पुलिस वाला थोड़ा चौंक जाता है।
आमतौर पर लोग मोलभाव करते हैं या रिश्वत देकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आदमी बिना झिझक चालान कटवाने को तैयार था। फिर भी वह चालान की औपचारिकता पूरी करने का नाटक करने लगता है। कलेक्टर साहब अब अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकालते हैं और पुलिस वाले के सामने रखते हुए कहते हैं, पहले मेरा आईडी चेक कर लो, फिर चालान काटना। जैसे ही पुलिस वाले की नज़र आईडी पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहचान पत्र पर लिखा होता है अभय प्रताप सिंह, जिला कलेक्टर। पुलिस वाला कलेक्टर साहब का पहचान पत्र देखते ही कांपने लगता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। वह हड़बड़ा कर खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, साहब माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर साहब उसकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? क्या अगर मैं कोई आम नागरिक होता तो तुम ऐसे ही उससे पैसा वसूलने की कोशिश करते? पुलिस वाला पसीना पसीना हो जाता है। आसपास खड़े दूसरे पुलिसकर्मी भी स्थिति को समझ जाते हैं और डर के मारे इधर उधर देखने लगते हैं। अब कलेक्टर साहब थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, सरकारी अफसर बनकर जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि उनसे रिश्वत लेकर अपनी जेब भरनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक गरीब ऑटो चालक से जबरन पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे थे? पुलिस वाले का सिर झुक जाता है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, साहब गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन कलेक्टर साहब जानते थे कि यह केवल एक पुलिस वाले की गलती नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम में फैली भ्रष्टाचार की समस्या थी। वह अपना फोन निकालते हैं और तुरंत जिले के एसपी पुलिस अधीक्षक को कॉल लगाते हैं। एसपी साहब, अभी मैं फलाने चेक पोस्ट पर खड़ा हूँ। यहाँ आपके कुछ पुलिस वाले बिना किसी गलती के वाहनों को रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप तुरंत यहां आकर मामले की जांच करें और इन पर सख्त कार्रवाई करें। एसपी साहब ये सुनकर चौकन्ने हो जाते हैं और तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने का आश्वासन देते हैं। कुछ ही देर में एसपी साहब अपनी गाड़ी से वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही रिश्वतखोर पुलिस वाले और अधिक घबरा जाते हैं। एसपी तुरंत जांच के आदेश देते हैं और रिश्वतखोरी में लिप्त पुलिसकर्मियों को निलंबित कर देते हैं। ऑटो चालक ये सब देखकर अवाक रह जाता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। वह हाथ जोड़कर कलेक्टर साहब से कहता है, साहब आपने आज मेरी ही नहीं, हम जैसे हजारों गरीबों की मदद की है। भगवान आपको खूब तरक्की दे। कलेक्टर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह मेरा कर्तव्य था। अगर हर नागरिक अपने अधिकारों को समझे और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो तो इस देश में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं फैला सकता। इसके बाद वह ऑटो में बैठते हैं और शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन ये घटना उनके दिल और दिमाग में घर कर जाती है। वह सोचने लगते हैं कि जिस देश की सेवा करने का उन्होंने सपना देखा था, वहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। अगर मुझे सच में बदलाव लाना है तो मुझे एक सख्त, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बनना होगा। यही संकल्प उनके आगे के सफर को और भी प्रेरणादायक बना देता है। अध्याय 2, कलेक्टर साहब का नया संकल्प। ऑटो में बैठने के बाद कलेक्टर साहब अभय प्रताप सिंह की सोच में एक तूफान सा उठने लगा। वह सोच रहे थे कि अगर छोटे से चेक पोस्ट पर इतनी रिश्वतखोरी है तो पूरे जिले में कितनी गड़बड़ियां होंगी। अगर सिस्टम को सुधारना है तो उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। शहर पहुंचकर वह पहले अपने मित्र के घर जाते हैं। वहां उनका मित्र और उसकी मां बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत करते हैं। उनकी मित्र की मां जब उन्हें देखती हैं तो कहती हैं, बेटा तू अब बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन हमारी नज़र में तू वही पुराना अभय है। कलेक्टर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माँ मैं बड़ा आदमी बनने नहीं, बड़ा इंसान बनने आया हूँ। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह वहाँ से विदा लेते हैं और दवाई खरीदकर अपने घर लौट आते हैं। नई तैनाती और पहले ही दिन की चुनौती। कुछ दिनों बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उनकी पहली तैनाती एक छोटे से जिले में बतौर एसडीएम उप जिलाधिकारी होती है। वहां पहुंचते ही उन्हें कई अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलवाया जाता है, लेकिन पहले ही दिन उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। सुबह दफ्तर पहुंचते ही एक बुजुर्ग महिला रोते हुए उनके कार्यालय में आती है। उसके कपड़े मैले हैं, आंखों में आंसू हैं और वह कांपती आवाज में कहती है, साहब मेरी जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मैंने कई बार पटवारी और तहसीलदार से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब तुरंत अपने एक अधिकारी को महिला के मामले की जांच करने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी दफ्तर के अंदर कुछ प्रभावशाली लोग दाखिल होते हैं। वे ऊंची जाति के रसूखदार लोग होते हैं जो राजनीति से जुड़े होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति गर्व से कहता है, साहब यह महिला झूठ बोल रही है, इसकी जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन से लगी हुई है, ये जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है। कलेक्टर साहब उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं, अगर यह महिला झूठ बोल रही है तो आपके पास इसके खिलाफ कोई कानूनी दस्तावेज हैं? वह व्यक्ति हकलाने लगता है,
तभी कलेक्टर साहब अपने अधिकारी को तुरंत तहसील से सभी दस्तावेज मंगवाने का आदेश देते हैं। कुछ ही घंटों में सच्चाई सामने आ जाती है। जमीन महिला की थी, लेकिन उस पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। कलेक्टर साहब की पहली सख्त कार्रवाई। कलेक्टर साहब तुरंत पुलिस को आदेश देते हैं कि अवैध कब्जा हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। दबंग विरोध करने लगते हैं, लेकिन इस बार पूरा प्रशासन कलेक्टर साहब के साथ होता है। अगले ही दिन महिला की जमीन उसे लौटा दी जाती है। वह कलेक्टर साहब के पैरों में गिरकर रोने लगती है और कहती है, साहब आपने मुझे नया जीवन दिया है, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। यह फैसला पूरे जिले में गूंज जाता है। अब सभी भ्रष्ट अधिकारी और दबंग नेता सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब जिले में एक ईमानदार और कड़क अफसर आ चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। कलेक्टर साहब ने तय कर लिया कि वह अपने जिले से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। उन्होंने सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली लागू की। अब कोई भी नागरिक सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता था और कलेक्टर ऑफिस खुद उसकी निगरानी करता था। रिश्वतखोर अधिकारियों पर कार्रवाई। उन्होंने जिले के कई भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित कर दिया। पुलिस और प्रशासन की छवि सुधारी। उन्होंने पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनने की सख्त हिदायत दी। धीरे धीरे पूरा जिला उनकी ईमानदारी और सख्ती को महसूस करने लगा। लेकिन जितने लोग उनके पक्ष में थे, उतने ही उनके खिलाफ भी थे। कई बड़े नेताओं और माफियाओं को ये बात नागवार गुजर रही थी कि कोई अफसर उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। जान पर बन आई चुनौती। एक दिन देर रात जब कलेक्टर साहब अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, तो अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आकर रुक गया। गाड़ी का ड्राइवर घबराकर ब्रेक लगाता है। तभी कुछ नकाबपोश लोग बंदूक लेकर गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 3, कलेक्टर साहब पर जानलेवा हमला। रात के अंधेरे में जब कलेक्टर साहब की गाड़ी के सामने अचानक ट्रक आकर रुकता है, तो ड्राइवर घबरा जाता है। तभी कुछ नकाबपोश लोग हथियार लेकर गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। ड्राइवर डर के मारे कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन कलेक्टर साहब पूरी तरह सतर्क रहते हैं। वह तुरंत स्थिति को भांप लेते हैं और बिना समय गंवाए अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपने जिले के एसपी को कॉल लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि फोन लग पाता, एक नकाबपोश व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, फोन बंद कर, ज्यादा बहादुरी मत दिखा, वरना यही तेरा आखिरी दिन होगा। कलेक्टर साहब की हिम्मत और सूझबूझ। लेकिन अभय प्रताप सिंह डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे कार का दरवाजा खोलते हैं और नकाबपोशों की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या चाहते हो, मुझसे सीधे कहो। तभी एक नकाबपोश आगे आता है और गुस्से से कहता है, बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखा रहे हो। जिले में जो हमारा धंधा चल रहा था, उसे चौपट कर दिया। जमीनों पर कब्जे छुड़वा रहे हो, रिश्वतखोरी बंद करवा रहे हो। हमें नुकसान हो रहा है। आज तुझे जान से मारकर सबक सिखाएंगे। कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग इतना ही हिम्मत वाले हो तो सामने से आकर मुकाबला करो। इस तरह छुपकर वार करना किसी काय की निशानी है। उनकी यह बात सुनकर नकाबपोश थोड़ा झिझक जाता है, लेकिन तभी पीछे से किसी और की आवाज आती है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, खत्म करो इसे। तभी कलेक्टर साहब अचानक बिजली की तेजी से अपने हाथ से कार की हेडलाइट ऑन कर देते हैं। रोशनी इतनी तेज होती है कि नकाबपोश कुछ देर के लिए अंधा सा महसूस करने लगते हैं। इसी दौरान कलेक्टर साहब ड्राइवर से चिल्लाकर कहते हैं, पीछे लो गाड़ी। ड्राइवर तुरंत गाड़ी को रिवर्स में डालकर तेजी से पीछे कर देता है, लेकिन तभी नकाबपोश फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही कलेक्टर साहब की सुरक्षा में तैनात गार्ड भी तुरंत अपनी गाड़ी से निकलकर जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। एसपी की एंट्री और अपराधियों की गिरफ्तारी। उसी समय एसपी साहब, जिनको कलेक्टर साहब का कॉल पहले ही मिल चुका था, पूरी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगते हैं, जिससे नकाबपोश घबरा जाते हैं। उनमें से कुछ भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस की फायरिंग से 2 अपराधी वहीं ढेर हो जाते हैं और 3 को पुलिस जिंदा पकड़ लेती है। एसपी साहब कलेक्टर के पास आकर कहते हैं, सर आप ठीक तो हैं? कलेक्टर साहब गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ, लेकिन ये हमला साबित करता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। अगर ये लोग मुझसे डरने लगे हैं तो इसका मतलब है कि बदलाव हो रहा है। साजिश के पीछे कौन था? पुलिस जब पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ करती है तो एक बड़ा खुलासा होता है। हमले के पीछे जिले का सबसे बड़ा भूमाफिया था, जिसका नाम बलराज सिंह था। बलराज सिंह वर्षों से जिले में भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों का जाल फैला रखा था। उसने कई सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर अपनी जेब में कर लिया था। लेकिन जब से अभय प्रताप सिंह आए थे, उसका पूरा खेल बिगड़ने लगा था। बलराज सिंह की गिरफ्तारी और बड़ा फैसला। अगले ही दिन कलेक्टर साहब खुद बलराज सिंह की गिरफ्तारी के आदेश देते हैं। पुलिस उसकी पूरी संपत्ति पर छापा मारती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है।
ये खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल जाती है। लोग सड़कों पर आकर कलेक्टर साहब के समर्थन में नारे लगाने लगते हैं। हमारा कलेक्टर कैसा हो, अभय प्रताप सिंह जैसा हो। अब जिले में हर कोई जान चुका था कि बदलाव का असली नायक आ चुका है। कलेक्टर साहब का नया मिशन। हमले के बाद सरकार भी सतर्क हो जाती है और अभय प्रताप सिंह को प्रमोशन देकर एक बड़े जिले का कलेक्टर बना दिया जाता है। लेकिन कलेक्टर साहब की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब उन्होंने ठान लिया था कि सिर्फ अपने जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाना है। उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान। वह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को प्रेरित करने लगे कि वे ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलें। उन्होंने सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए कई नई योजनाएं लागू की। धीरे धीरे उनकी मुहिम पूरे देश में मशहूर हो गई। अंतिम संदेश। अभय प्रताप सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह पूरे सिस्टम को बदल सकता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। बदलाव लाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती, बस मजबूत इरादों की जरूरत होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो को देखने के लिए और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।